नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। हमारी आज की कहानी है अंत भला तो सब भला। पंकज को ऑफिस के लिए देर हो रही थी। उसे आज ऑफिस जल्दी जाना था, इसलिए वह जल्दी तैयार हुआ और बाबूजी का नाश्ता लेकर उनको प्रणाम करने उनके कमरे में गया। देखा तो आज बाबूजी अभी तक सो रहे थे। बाबूजी, बाबूजी, पंकज की आवाज से जगमोहन जी की नींद हड़बड़ाकर खुली। अरे बाबूजी, घबराइए मत, मैं सिर्फ आपको नाश्ता देने आया था। अच्छा बाबूजी, आप नाश्ता कर लेना, मुझे आज जल्दी जाना है। कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं अभी थोड़ी देर में कर लूँगा। पंकज बाबूजी के पैर छूकर ऑफिस के लिए निकल गया। जगमोहन जी कुछ देर बाद नाश्ता करने लगे तो आरती ने वहां जाकर उनके हाथ से नाश्ते की प्लेट छीन ली और तमक कर बोली, बाबूजी, नाश्ते का टाइम तो अब खत्म हो चुका है, पर बहू, जाइए बाजार से सब्जियां लेकर आइए और फिर बाथरूम में सबके कपड़े पड़े हैं, चलिए जल्दी से, वरना दोपहर का खाना भी नहीं मिलेगा, समझे आप। जगमोहन जी चुपचाप नम आंखों से बाजार सब्जी लेने चले गए। बहू ने एक एक पैसा भी गिन कर दिया था, इसलिए वह कुछ खा पी भी नहीं सकते थे। सब्जियां लाकर उन्हें धोकर रसोई में रख दी और बाथरूम में सारे कपड़े धोने के बाद भी दोपहर के 3 बजने को आए थे, लेकिन अभी तक उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला था। थोड़ी देर बाद बहू सुबह के नाश्ते के बचे 2 सूखे ब्रेड चाय के साथ पटक कर चली गई। भूखे जगमोहन जी चुपचाप झट से खा गए थे। ऑफिस को जल्दी में निकलते हुए अपने बेटे पंकज को जगमोहन जी ने आज हिचकते हुए टोक दिया। हाँ पापा, बोलिए, कुछ चाहिए क्या? बेटा, वह मेरे जूते थोड़े फट गए हैं। अरे पापा, तो नए ले आओ। पंकज पत्नी आरती को आवाज लगाते हुए बोला। आरती, जरा देख लेना पापा को, क्या चाहिए उन्हें तुम ला देना, मुझे अभी देर हो रही है। और पंकज जल्दी से घर से बाहर निकल गया। पंकज के घर से निकलते ही आरती ने कड़ी नजरों से अपने ससुर की तरफ देखा। आपको इतना भी नहीं पता कि घर से बाहर जाते हुए किसी को रोकना नहीं चाहिए? क्या हो गया है आपके जूते को? सारा दिन तो घर में पड़े रहते हैं, फिर भी नए जूते क्यों चाहिए? बेटा बेचारा सारा दिन अपने हाड़ पेलता रहता है और इधर इनको बेफिजूल के खर्चे रुकते ही नहीं हैं। जगमोहन जी बहू की कड़वी बातें सुनकर बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह चुपचाप रह गए। इतना बखेड़ा होने के बाद भी जगमोहन जी के नए जूते बहू ने नहीं लाकर दिए और पंकज ने काम के सिलसिले में इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर विश्वास था कि वह उसके पिता का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब तक पंकज घर में रहता है, आरती अपने ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है। पंकज को दिखा दिखा कर अपने ससुर जी के लिए चाय नाश्ता बनाती थी। इसी विश्वास में आकर घर की सारी भागदौड़ तो पंकज ने अपनी पत्नी के हाथ में सौंप रखी थी। उसके खुद के पास तो इतना समय भी नहीं था कि 10 मिनट अपने पिता के पास बैठकर उनसे बात कर ले। वह आरती के इस दोहरे चेहरे से अभी तक अनजान था। रात को पंकज के घर आने से पहले ही आरती अपने ससुर को खाना देकर उनके कमरे में भेज देती थी। पंकज पूछता कि पापा ने खाना खा लिया, तो आरती कहती, हाँ हाँ, पापा को खाने में देर हो जाए तो फिर अच्छे से नींद नहीं आती है, इसलिए बहुत जल्दी ही खाना खा लेते हैं, फिर उन्हें दवाइयाँ भी तो देनी होती हैं। पंकज पत्नी के मीठे बोल के पीछे छिपी मनसा को कभी समझ ही नहीं पाया। एक दिन उसके बॉस के यहाँ कोई फंक्शन था, तो पंकज को जल्दी छुट्टी मिल गई। उसने सोचा,
चलो आज आरती और पापा को सरप्राइज देता हूँ। आज कहीं बाहर लेकर घूमने चलता हूँ। वह आरती को बिना कुछ बताए घर आ गया तो आरती की तेज आवाज सुनकर उसके पैर ठिठक गए। आरती जोर जोर से चिल्ला रही थी, आपको कुछ सुनाई नहीं देता क्या? जो बना है जल्दी से खा लो। और खबरदार, अगर यह बताया कि मैं तुमसे पूरे दिन काम करवाती हूँ। बेटे के आगे ज्यादा नौटंकी दिखाने की जरूरत नहीं है। कभी रोटी टेढ़ी है तो कभी सब्जी में मिर्च है। यह तुम्हारे बाप का कोई होटल नहीं है, मेरा घर है। खाना बनाने में मेहनत लगती है। अगर ज्यादा कमियां निकाली तो कल से यह भी नहीं मिलेगा। पत्नी के बोल सुनकर पंकज को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने उस वक्त अपने गुस्से को पी लिया। खिड़की के अंदर झांक कर देखा तो जगमोहन जी की प्लेट में 2 सूखी रोटी और एक कटोरी में सब्जी रखी थी। जगमोहन जी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहे थे। सब्जी में मिर्च इतनी तेज थी कि बार बार पानी पी रहे थे। थोड़ी देर ऐसे ही बाहर टहलने के बाद पंकज घर के अंदर आया। देखा तो पापा अपनी थाली उठाकर रसोई में बर्तन साफ कर रहे थे। अचानक से पंकज को देखकर आरती सकपका गई। अरे, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वह ऑफिस में काम नहीं था तो जल्दी आ गया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। पापा, आपने खा लिया? अपने पिता की ओर देखते हुए पंकज ने पूछा। जगमोहन जी का मुंह थोड़ी देर पहले ही बहू की झिड़की सुनकर उतरा हुआ था। वह बोलते उससे पहले ही आरती बोल पड़ी। हाँ, पापा जी ने तो अभी खाना खा लिया है। मैं उनके लिए बस दूध बना रही थी। पापा जी, आप कमरे में जाइए, मैं दूध लेकर आती हूँ। और आप हाथ धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। आरती फटाफट पंकज की थाली लगाने लगी। 2 सब्जियां, सलाद, अचार और गरम गरम रोटी रखकर आरती ने पंकज की थाली लगा दी। पंकज ने एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकाल कर खाने लगा तो आरती अचकते हुए बोली, यह आप कैसे खाना खा रहे हैं? अरे, इतना कुछ तो लाई हूँ, तो अच्छे से खाते क्यों नहीं? मैं तो देख रहा हूँ कि मेरे पापा रोज कैसे खाना खाते हैं, जो तुम उन्हें मेरे आने से पहले बड़े प्यार से खिला रही थी। पंकज की बात सुनकर आरती की हालत ऐसी हो गई मानो तो काटो तो खून नहीं। जी, जी, वो आरती कहते हुए हकलाने लगी। पंकज लाल आंखों से आरती को देख रहा था और उसने एक जोरदार थप्पड़ आरती के गाल पर जड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के साथ ऐसा करने की, और उनसे काम करवाने की, और इस तरह से बात करने की? मैंने तुम्हें पापा के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता था, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आज के बाद अगर तुम्हारे कारण मेरे पापा को तकलीफ हुई तो समझ लेना, अब बस और नहीं। मैंने तुम पर विश्वास किया और तुम मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार करती रही। अरे, आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। मैंने फैसला किया है कि आज से मेरे पापा मेरे साथ ही खाना खाएंगे। दरअसल गलती तो मेरी ही है, जो मैंने अपने पापा को थोड़ा सा समय भी नहीं दे पाता हूँ। आरती डर से कांप रही थी, क्योंकि आज उसका दोहरा चेहरा पंकज के सामने आ चुका था। पंकज इस समय अपने पापा के कमरे में गया, उनका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, पापा, मुझे माफ कर दीजिए, जो मैं आपकी तकलीफ समझ नहीं पाया। लेकिन आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो या कोई भी तकलीफ हो तो मुझे बेझिझक कहिएगा। और हाँ, आज के बाद दोनों बाप बेटे एक साथ खाना खाएंगे। कहते कहते पंकज की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपना सर पिता के कदमों में झुका दिया। जगमोहन जी भीगी पलकों से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेर रहे थे। पंकज अपने पिता के आंसू पोंछता हुआ बोला, बस करो पापा, मैंने मम्मी के आखिरी टाइम में उनसे वादा किया था कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं अपना वादा निभा ही नहीं पाया। ना ही मैं आपकी कदर कर पाया
कहकर पंकज भी फूट फूट कर रोने लगा। तो जगमोहन जी ने अपने बेटे को गले से लगा लिया। ना मेरे बच्चे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि मुझे तो अपने बच्चे पर गर्व है कि आजकल जो बच्चे अपने माता पिता से छुटकारा पाने के लिए उन्हें घर से निकाल देते हैं, वही मेरा बेटा मेरे लिए अपनी जान छिड़कता है। अरे मैं तो फिर भी खुश नसीब हूँ जो मुझे तेरे जैसे बेटे का बुढ़ापे में तेरा प्यार और साथ का सुख प्राप्त हुआ। और जब तेरी माँ के सुख भोगने का वक्त आया, वह मुझे छोड़कर चली गई। बेचारी सुषमा जी संयुक्त परिवार में शादी करके आई थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। ससुराल आते ही माँ ने सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल दी थी। 20 लोगों का परिवार और उस पर इतने कठोर नियम। गर्मियों में तो पूरा दिन साड़ी पहनकर सर पर पल्लू करके रोटियां बेलते बेलते ही सुषमा जी को चक्कर आने लगते थे। उसने कई बार मुझे कहा भी, लेकिन मैं उनके लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता था। बिजनेस में ऐसा फंसा कि बस उसमें ही सिमट कर रह गया। मेरे भाई बहन, चचेरे भाई बहन सभी पढ़ लिख कर दूसरे शहर में नौकरियों पर चले गए और शादी के बाद उनकी पत्नियों को मिली अपने तरीके से जीवन बिताने की स्वतंत्रता। और सुषमा के जीवन में कुछ नहीं बदला। कुछ समय बाद सुषमा जी ने अपना नसीब समझकर मुझे भी कुछ कहना बंद कर दिया। सुषमा जी की बस एक ही इच्छा थी, उसके लिए दिन रात रोई, सबसे मिन्नतें की, लेकिन सबके में भी उसके दर्द को नहीं समझ पाया। सुषमा जी के पिता के गुजर जाने के बाद उनकी माँ परेशानी में चली गई थी। सुषमा जी उनके पास जाकर नहीं रह सकती थी, इसलिए उन्होंने घर वालों से माँ को साथ लाने की अनुमति मांगी। तो तेरी दादी मेरी माँ के झड़कते हुए बोली, बहू शर्म नहीं आ रही तुम्हें ऐसी बात करते हुए? अरे समाज में क्या मुंह दिखाएंगे, और बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पीते, और तुम्हारे माँ बेटी दामाद से सेवा करवाएंगी। सुषमा जी ने उसी दिन आखिरी बार मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा था। माँ ने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। एक बार फिर चाहकर भी मैं अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पाया। सुषमा जी अपने कमरे में जाकर कटी बेल की डाल की तरह रह गई थी। अफसोस बहुत हुआ, लेकिन कुछ कर ना सका। आज समझ आया, जीवन साथी के साथ न होने से ज्यादा तकलीफ तब होती है जब जीवन साथी साथ होकर भी साथ नहीं होता। सुषमा जी की माँ दिन पर दिन कमजोर होती चली गई और बहुत ज्यादा सुषमा जी के पास थी। उस दिन सुषमा जी ने आंसुओं से जैसे मेरे घर में बाढ़ ला दी थी। पहली बार मैं सुषमा जी को इतने ध्यान से देख रहा था। निस्तेज चेहरा, धसी हुई आंखें और गालों पर सूखे हुए आंसुओं के निशान। क्या यह वही सुषमा है? नहीं, वह नहीं जो मेरा हाथ थाम कर इस घर में आई थी। वह तो चंचल सी खूबसूरत अदाएं, मनमोहक मुस्कान के साथ आई थी। लेकिन यह तो मुस्कान भी भूल चुकी थी। मैं सुषमा जी को खुश रखने की बहुत कोशिश करता, लेकिन उनके अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। कुछ सालों बाद तेरे दादा दादी भी नहीं रहे। चाचा चाची भी अपने बेटे बहू के साथ रहने चले गए। अब मैं सुषमा और तुम मैं सुषमा से कहा कि वह जो चाहे कर सकती है, जैसे चाहे रह सकती है। उनका जवाब था कि जीवन के वह कीमती साल जब गंवाए थे, ख्वाहिशें थी, सपने थे, सब बर्बाद हो गए। अब मैं समझौता करना सीख लिया है। अब कोई ख्वाहिशें, कोई चाहत नहीं है। और फिर तुम्हारी शादी भी धूमधाम से कर दी गई। तुमने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली और वह तुम्हें लेकर अलग शहर में शिफ्ट हो गई। तो सुषमा जी और अंदर तक टूट गई और वह बहुत कमजोर दिखने लगी थी। अस्पताल जाने के नाम से चिढ़ जाती थी। और एक दिन जब वह बेहोश होकर गिरी, तब मालूम हुआ कि वह कैंसर के आखिरी स्टेज पर थी। वह खामोश थी,
लेकिन सबकी दुनिया को उजाड़ रही थी, खासकर मेरी। मुझे तो उनके बिना कुछ करना आता ही नहीं था। बहुत मिन्नतें की, मैंने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वह मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई और जाते-जाते तुमसे वादा ले गई कि तू मेरा हमेशा ख्याल रखोगे। तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अंदर तक टूट चुका था। अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार मैं खुद को मानने लगा। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ भी रहने के लिए जब मना कर दिया था और बस उनकी यादों के सहारे समय गुजारने लगा। फिर मैंने सोचा तुम लोगों के साथ रहूंगा तो मुझे यह अकेलापन और दुख नहीं देगा। लेकिन बहू तो यहाँ मेरे साथ। पापा, मुझे सब सच बताइए। मेरे बाद क्या-क्या होता है इस घर में? आरती, आपके साथ क्या-क्या जातियाँ करती हैं? जगमोहन बाबू रोते हुए बोले, अभी कुछ दिन पहले की यादों में खो गए। पापा जी, मैं सब समझती हूँ। आप पंकज के सामने चाय और खाने-पीने की चीज़ों की डिमांड करते हैं, ताकि मैं मना ना कर सकूँ। पर याद रखिए, जब वह दफ्तर चले जाएँगे, तब आपको रोटी कौन देगा? इसलिए मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए। बुढ़ापे में लोग कहते हैं, थोड़ा कम खाना चाहिए, ताकि आसानी से खाना पच जाए। पर आप हैं कि दिन-रात मुँह चलाते रहते हैं। क्या आपका मुँह थकता नहीं? आज तीसरी बार आपको चाय दे रही हूँ। इसके बाद खबरदार, जो आपने चाय के लिए मुझे कहा तो। मैं कोई नौकरी नहीं करती या इसका मतलब यह नहीं कि दिन भर घर में रसोई का काम ही करते रहूं। आप बैठे-बैठे थक जाते हैं। मैं भी तो इंसान हूँ, थकती नहीं हूँ क्या? आपका क्या है? आप तो पूरे दिन बैठकर बस फरमाइश करते रहते हैं। अब एक बार भी मुझे आवाज मत लगाना। न जाने उनके बेटे को क्या सूझी, जो श्रवण कुमार बनने चले। खुद तो दफ्तर चले जाते हैं, मेरे सर पर एक लटकती हुई तलवार छोड़ जाते हैं। आरती अपने ससुर जगमोहन जी से कहती हैं। जगमोहन जी बोले, बहू, सही बात कह रही हो। बुढ़ापे में थोड़ा कम खाना खाना चाहिए, पर जितना भी खाना चाहिए वह पौष्टिक भोजन होना चाहिए। यह भी तो देखो कि तुम मुझे खाने को क्या देती हो। अब इतने में मेरी भूख कैसे मिटेगी? इससे अच्छा तो मुझे दूध रोटी दे दिया करो, कम से कम थोड़ी ताकत ही होगी। बहू, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ। सच कहा है किसी ने, बूढ़ा और बच्चा एक जैसा होता है। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि मुझे सुबह नाश्ते में अगर रोटी सब्जी या दूध रोटी दे दो तो मुझे 12 बजते बजते भूख भी ना लगेगी। अब क्या करूं, शुगर की बीमारी है, बार बार भूख लग जाती है। अब तुमसे ना कहूं तो किससे कहूं? वैसे भी बुढ़ापे का सहारा तो बेटे बहू ही बनते हैं, और इस पूरी दुनिया में पंकज और तुम्हारे सिवा मेरा है ही कौन? कहते कहते जगमोहन जी का गला भर आया और आंखों में आंसू आ गए। आरती धीरे से बोली, बाप रे बाप, दूध का नाम मत लीजिए। आपको पता है दूध का भाव कितना हो गया है? मैं तो चाय भी नाप कर बनाती हूँ, और आप दूध रोटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं सोचूंगी। अब ऐसे विचारों जैसी शक्ल मत बनाइए, मुझे ही पाप लगेगा। जगमोहन जी वहां से चले गए, पर वह गुस्से में बोलती रही, लगता है जैसे मैं इन बाप बेटे की नौकरी लगी हुई हूँ। तभी तो आते जाते बाप बेटे बस अपना ऑर्डर चलाते रहते हैं। अब अगर इस बुढ़े ने आवाज लगाई तभी मैं नहीं सुनूंगी, फिर चाहे यह बुढ़ा ही क्यों ना मर जाए मेरी बला से। इतना कहकर आरती अपना फोन लेकर कमरे में बैठ गई। तभी आरती की माँ शकुंतला जी का फोन आया तो आरती बोली, अरे माँ, अब मेरा हालचाल पूछकर जले पर नमक मत छिड़को। दिन रात रसोई में लगी रहती हूँ, एक पल भी चैन की सांस नहीं लेती हूँ। न जाने मेरी खुशियों को किसकी नजर लग गई। जानती हो, बूढ़ाऊ को दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहने की आदत है। 56 बार तो चाय के साथ मिक्सर बिस्किट भुजिया और पकोड़े कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है। मैं बिल्कुल पक गई हूँ। इनकी फरमाइशों का अंबार तो खत्म होने का नाम ही नहीं देता है। पता नहीं वह कैसी बहुएं होती होंगी
जो अपने ससुर की इतनी सेवा करती हैं। मुझे ऐसा ससुर नहीं चाहिए। बाप रे बाप! शकुंतला जी बोली। अब क्या किया जाए बेटा? लगता है जवानी के दिनों में इन्हें कुछ खाने पीने के लिए मिला नहीं होगा, तभी ऐसी भूखमरी छाई रहती है। हर कोई तुम्हारे जैसे खाते पीते घर का तो होता नहीं है। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। बगल वाले कमरे में जगमोहन जी बहू और उसकी माँ की आवाज सुनकर एकदम से सन्न रह गए। कटुता के हिसाब से लेब्रेज बहू ने उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं किया, बल्कि उनका अपमान किया। अपने आंसू पोंछते हुए वह अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गए। बहू को व्यस्त देखकर जगमोहन जी स्वयं ही रसोई से भोजन लेकर खा लेते थे। अपने कपड़े खुद धो लेते थे, ताकि उसकी वजह से बहू को ज्यादा काम ना करना पड़े। हाँ, उन्हें दिन में 2 बार चाय चाहिए होती थी, तो 2 ही बार तो चाय पीते। फिर भी बहू को इस तरह से सफेद झूठ बोलना उनके हृदय को भेद देता। अपने बनाए मकान में वह अच्छे खासे रह रहे थे, लेकिन बेटे पंकज को पिता का अकेला रहना खलता था। वह सोचता था, उसके पीछे अगर उसके पिता को कुछ हो गया तो पूरे समाज को और अपने स्वर्गवासी माँ को क्या जवाब देगा। बचपन में उसके पिता उसकी हर ख्वाहिशों को पूरा करते थे, फिर भी किसी चीज के लिए मना नहीं करते थे। फिर वह अपने पिता को कैसे अकेला छोड़ सकता है? तो उसने अपने पिता से बहुत मिन्नतें की और अपने पास आने का आग्रह किया। इसलिए वह भी उसकी बात मान गए और बेटे के साथ रहने के लिए कटिहार से मुंबई आ गए। शाम को आरती चाय और बिस्किट लेकर गई और चुपचाप उनके सामने पटक कर बुदबुदाती हुई बोली, दुनिया भर की अच्छाई ना जाने मेरे ही पति में क्यों है। आखिर क्यों वह श्रवण कुमार बनता चाहता है। औरों के पति को देखो, पत्नी की एक आवाज पर क्या कुछ नहीं करते, पर यह है कि मेरी एक नहीं सुनते हैं। घर का काम क्या कम था जो इस बुढ़े को मेरे सर पर लाकर बिठा दिया। और यह भी दिखाते हैं सीधे साधे, पर अंदर से बहुत चंट हैं। दिन भर कुछ ना कुछ डिमांड करते रहते हैं, कभी चाय दो तो कभी पकोड़े दो। और जब बेटा सामने दिखता है तभी इन्हें सब कुछ खाने की इच्छा होती है। यह सब समझती हैं कि मैं उनके सामने तो कुछ कह नहीं पाऊंगी और इनकी मनमानी हो जाएगी। लीजिए बाबूजी, आपकी चाय और बिस्किट हाजिर हैं। जब तक मुझे आप परेशान नहीं कर लेते, आपको भी चैन नहीं पड़ता है। ना जाने हर बुढ़े लोग बुढ़ापे में ऐसे ही बच्चों को परेशान करते हैं, या फिर अपने ही मुझे परेशान करने की कसम खा रखी है। इतना कहकर वह पैर पटकती हुई वहां से चली गई। जगमोहन जी अपमान का घूंट पीकर और अपने पेट की आग बुझाने के लिए वह बिस्किट और चाय पीकर बाहर घूमने के लिए निकले और बगल के पार्क में जाकर बैठ गए और सोचने लगे, अगर बहू की जगह मेरी बेटी होती तो मैं उसका स्वभाव बदलने के लिए क्या करता। इसलिए वह जानबूझकर जूठा कप को अपने कमरे में छोड़कर चले गए थे, ताकि बहू की प्रतिक्रिया की जा सके। सुबह बेटे ने 500 रुपए दिए थे, तो 2 घंटे बाद जब जगमोहन जी लौटे तो साथ में बाजार से आम, लीची, हरी सब्जी, 1 किलो काजू कतली बहू को पकड़ाते हुए हाथ धोने के लिए बाथरूम में चले गए। पंकज घर में ही था। उसने कहा, अरे वाह पापा, आज तो आपने खाने पीने की बहुत सारी चीजें ले आए। लगता है पूरा बाजार खरीद कर लाए हो। क्या बात है, और मिठाई के डब्बे भी है। लो पापा, आप भी खाओ। आपको भी काजू कतली बहुत पसंद है ना। बाप बेटे का प्यार देखकर आरती के तन बदन पर आग लग गई। वह कानी नजरों से ससुर को देख रही थी कि आज सूरज किस तरफ से निकल गया, कि सामान लेकर आए हैं। खैर मुझे क्या, बाप बेटा खाए पिए, कम से कम मेरी तो जान छूटी। कंधा उचकाते हुए आरती बोली, ऐसे तो बाबूजी को कभी कुछ लाते हुए नहीं देखा है। आप घर में हैं तो इन्हें भी लगा होगा, चलो कुछ पैसे तो बेटे पर खर्च करूं। दिन रात तो बेटा ही इन पर खर्च करता है। इतना कहकर वह रात के खाने की तैयारी में लग गई। पंकज बोला, पापा आप उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वह तो वैसे ही बोलती रहती है। क्या किया जाए, घर का सारा काम करती हैं तो कभी कभी थकान में कुछ कह जाती हैं।
जगमोहन जी बोले, अरे नहीं बेटा, मैं समझता हूँ। अब बहू की जगह अगर मेरी बेटी होती तो शायद मैं उसकी बात का भी बुरा नहीं मानता और उसकी परेशानियां कम करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय ज़रूर करता। मैं तो बहू को अपनी बेटी ही समझता हूँ, पर न जाने यह मुझे अपना पिता कब समझेगी। खैर छोड़ो उन बातों को, कुछ दिनों से मैं तुम्हें कुछ कहना चाह रहा था। पंकज बोला, हाँ हाँ बोलिए ना, क्या बात है? जगमोहन जी बोले, बेटा पंकज, मौसम आज कितना अच्छा है ना, काश तुम्हारी माँ होती तो हमें गर्मा गर्म पकोड़े और अदरक वाली चाय बनाकर खिलाती पिलाती। वह भी क्या दिन थे जब मेरे कहने से पहले ही तुम्हारी माँ सब कुछ बनाकर सामने रख देती थी। पंकज बोला, हाँ पापा, यह बात तो सही है, पर आपको नहीं लगता है पकोड़े खाने के लिए देर हो गई है? देखिए घड़ी में रात के 9 बज रहे हैं। अगर आप पकोड़े खाएंगे तो खाने का समय निकल जाएगा, और वैसे भी आरती खाना बना रही हैं। चलिए आज खाना खा लेते हैं, कल पकोड़े का प्रोग्राम बनाया जाएगा। पंकज खाने के लिए जाने लगा तो जगमोहन जी पहले खड़े हुए, फिर वापस से बैठ गए। पंकज बोला, क्या हुआ पापा, चलिए खाना खाते हैं। जगमोहन जी उदास होकर बोले, सच कहते हैं लोग, बूढ़ा बाप सठिया जाता है। इसलिए देखो ना, मैं भी कैसा पागल हूँ जो मुझे अभी ही पकोड़े खाने का मन कर रहा है। अब क्या करूँ, कैसे मन को समझाऊं? इसलिए जब मैं शाम में बाहर जा रहा था तभी बहू को बोला था कि मुझे पकोड़े बनाकर खिला दो। लगता है वह अपनी माँ से बात करने में व्यस्त थी, इसलिए सुना नहीं होगा। ठीक है छोड़ो, कोई बात नहीं। पंकज बोला, ठीक है पापा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं आरती से कहता हूँ। पहले वह थोड़े से पकोड़े बना देगी, फिर रोटी बनाएगी। आरती गुस्से से पागल हुई जा रही थी। लग रहा था किसी ने उस पर गरम गरम खोलता हुआ तेल डाल दिया हो। आरती को पहले पकोड़े तलने पड़े, फिर आधे घंटे बाद भोजन देना पड़ा। फिर सब खा पी कर सोचने लग गए और आरती मन महसूस कर रह गई। अगले दिन पंकज काम पर चला गया तो आरती ने अपनी माँ को फोन करके पिछले दिनों की सारी घटना बताई। शकुंतला जी बोली, बूढ़ाऊ जानबूझकर तुम्हें परेशान कर रहा है, तुम भी वही करो। जब बेटा ना रहे तो उसे सबक सिखाओ, वरना तुम्हारे सर पर बैठकर तांडव करेगा। आरती जगमोहन जी से बोली, पापा जी, अपनी बेटी होती तब आपको बहू का दर्द समझ में आता। मैं बहू हूँ, इसलिए आप मुझे परेशान कर रहे हैं। याद रखिए पंकज अब मेरा पति है, आपका बेटा बाद में। ऐसा ना हो कि एक दिन मुझे आपको इस घर से बाहर निकलवाना पड़ जाए, तो अब भूल से भी ऐसी हरकत मत कीजिएगा। जगमोहन जी बोले, बहू, पहली बात यह, अगर तू मेरी बेटी होती तो मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें तुम किसी और से नहीं करती और मेरी तकलीफ को समझती। जिस दिन तुम बेटी होने का फर्ज निभाओगी, याद रखना मैं पिता होने का फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटूंगा। और याद रखो, मैं कोई यहाँ रहने के लिए तुम्हारे सामने भीख नहीं मांगने आया था। मेरे पास घर है, पैसे हैं, मैं अकेला भी रह सकता हूँ, पर मैं अपने बेटे के मन को दुखी नहीं करना चाहता हूँ। आज तू मेरे साथ जैसा भी व्यवहार करेगी तो सोच लो तुम अपना भविष्य कैसा चाहती हो। इतना कहकर जगमोहन जी वहां से चले गए। अब जगमोहन जी बेटे के सामने जानबूझकर फरमाइश करते थे ताकि बहू की अक्ल को ठिकाने पर ला सके। एक रात आरती के सब्र का बांध टूट गया और अपने पति से रोते हुए कहती हैं, देखो जी, आप अपने बाप को समझा लो, खाने के समय कभी कॉफी, कभी पकोड़े और कभी कुछ मांगते रहते हैं। मैं एकदम परेशान हो जाती हूँ। अब यह सब नहीं चलेगा, और अगर मुझे ज्यादा परेशान किया तो मैं मायके चली जाऊंगी। पंकज बोला, पापा बूढ़े हो चुके हैं तो बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, और अगर वह कुछ मांगते हैं तो खिला दिया करो। अब माँ भी नहीं है जो उनकी फरमाइशों को पूरा करेंगी। ऐसे में बेचारे तुमसे नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे? इतना कहकर पंकज करवट बदलकर दूसरी ओर सो गया और आरती इतना सा मुंह लेकर रह गई। अगले दिन आरती की एक सहेली ने कहा, बुढ़ापे में और शुगर की पेशेंट को बार बार भूख लगती ही है। अगर तुम उनके कहने से पहले ही उन्हें कुछ खिला दो तो रात के भोजन के समय वह परेशान नहीं करेंगे। आरती को सहेली का सुझाव पसंद आया
अगले दिन वह जगमोहन जी के पास जाकर बोली, पापा जी, आप शाम को नाश्ता कर लिया कीजिए। रात के समय नाश्ता खाना एक साथ बनाने में मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। जगमोहन जी बोले, अरे बहू, क्यों परेशान होती हो? मुझे पंकज के साथ खाना पीना अच्छा लगता है। वैसे भी तुम पंकज के ऑफिस चले जाने के बाद ना तो कभी खाना देती हो, ना ही कुछ अच्छा पकवान बनाती हो। इसलिए मैं उसके रहते ही बोलता हूँ, ताकि तुम मेरे मन मुताबिक खाना तैयार कर सको। वैसे तुम मायके फोन करके बोलती ही हो ना कि बूढ़ा तंग करते हैं। ऐसे अपशिष्ट अभद्र बोल अपने पिता को भी बोलोगी क्या? बुढ़ाऊ, या कुछ और? चुप कर बुड्ढे, वरना अभी तेरा गला दबा दूंगी। इतना कहकर उसने जगमोहन जी को पीछे की तरफ धक्का दिया और वहां से चली गई। कहते कहते उनकी एक बार फिर आंखें गीली हो गई। पापा, आप अब आराम करिए, वरना आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। अपने पिता को आराम करने को बोलकर पंकज गुस्से से अपने कमरे में आया तो, हाँ मम्मी, अरे उस बुढ़े को तो मैं अपने घर का फुल टाइम नौकर बना लिया है। पर बेटा, उसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? अरे, हमें उसे भिखारी गरीब बुढ़े की इतनी औकात है क्या जो वह मुझे कुछ कह पाए? और पंकज को तो मैं खुद देख लूंगी। बड़ा आया बाप का हिमायती करने वाला। आरती नाक मुंह बनाते हुए बोली। तभी एक चाटे की आवाज से बिस्तर पर जा गिरी। क्या कहा तुमने? मेरे पापा को गरीब और भिखारी? अगर तुमने उनकी हैसियत देख ली तो तुम्हारे और तुम्हारे मायके वालों की आंखें फटी की फटी रह जाएगी। और हाँ, कल सुबह तैयार रहना, तुम्हें कुछ दिखाना है। सुबह होते ही पंकज पिता और आरती के साथ गांव पहुंचा तो जगमोहन जी से मिलने के लिए लोगों का तांता लग गया। क्या जमींदार, क्या डॉक्टर, क्या इंजीनियर और क्या आम लोग, हर कोई जगमोहन जी के पास होकर आशीर्वाद ले रहा था। और उनके बेटे बहू के आने की खुशी में लोग उन पर फूल बरसा रहे थे। आरती को अपने ससुर जी की वजह से इतना मान सम्मान मिल रहा था। मन ही मन तहरीर भी, जिस इंसान को उसने अपने घर में नौकर बना दिया था, उसकी गांव में आज इतनी इज्जत, इतनी पूछ थी, वह तो अपने सपने में भी नहीं सोच सकती थी। पत्नी के जाने के बाद जगमोहन जी ने अपना सारा पैसा गांव में लगा दिया था। कई वृद्धाश्रम तो कई अस्पताल तो कई स्कूल खुलवाए थे। अपनी गलती समझ आते ही आरती ने पहली फुर्सत मिलते ही अपने ससुर जी से माफी मांगी, यह बोलकर कि बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया, आपका बहुत दिल दुखाया। अब ऐसी गलती बिल्कुल नहीं होगी। जगमोहन जी बोले, बहू, मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, बस तुम लोग खुश रहो, मेरे लिए वही काफी है। आरती जगमोहन जी के पैर पकड़कर माफी मांगने लगी। जगमोहन जी बहू के सर पर हाथ रखकर बोले, बहू, अब तो मेरी बेटी हो, तो पुरानी बातों को भूल जाओ। बस इस बुढ़े पर थोड़ा ख्याल रखो और भूख लगने से पहले कुछ खाना दे दो, क्योंकि अब तो तुम मेरी बहू और माँ सब कुछ तुम ही हो। अब इस बुढ़े बच्चे को भूख लगेगी तो वह माँ से ही तो कहेगा। कहते कहते जगमोहन जी की आंखें भर आई। अपने लिए इतने सम्मानजनक शब्दों को सुनकर आरती भी रो पड़ी और ससुर जी का हाथ पकड़कर बोली, पापा जी, जो मैंने गलती की उसे भूल जाइए। आज के बाद आपको कभी भी अपनी इस बेटी से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जब आप मुझे पिता बनकर समझ सकते हैं तो मैं भी बेटी बनकर अपना फर्ज निभाऊंगी। दोनों को ऐसे देखकर पंकज हैरानी में पड़ गया और बोला, अरे, अगर तुम दोनों बाप बेटी हो तो मुझे क्यों भूल गई? अब ससुर और बहू में बाप बेटी जैसा प्रेम हो जाएगा, तब तो मेरे जैसे बेचारे की कोई पूछ ही नहीं रहेगी। पंकज के इतना कहते ही सबको गले लगाकर हंसने लगे। वह दिन और आज का दिन कभी भी जगमोहन जी के खाने के लिए कहने का मौका नहीं दिया। उनके कहने से पहले ही वह उनके भोजन का इंतजाम कर लेती थी और जगमोहन जी अपनी बहू से अब बहुत खुश थे। अंत भला तो सब भला। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।